नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सचिन भैया क्लासेस में। आज की क्लास जो है हमारी वो 12th क्लास के एनसीईआरटी बुक ज्योग्राफी फर्स्ट बुक लेसन नंबर 6 द्वितीय क्रियाकलाप के ऊपर ये वीडियो है, जिसमें हम एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग जानने की कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं और उनका डिटेल से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले इस चैप्टर की बात करें तो चैप्टर का नाम है द्वितीय क्रियाकलाप यानी सेकेंडरी एक्टिविटीज़। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ या द्वितीय क्रियाकलाप को जानने से पहले आपको जानना ज़रूरी है कि मानवीय क्रियाकलापों या आर्थिक क्रियाकलाप को यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 4 पार्ट्स, जिसमें सबसे पहला है प्राथमिक क्रियाकलाप यानी प्राइमरी एक्टिविटीज़। प्राइमरी एक्टिविटीज़ वो क्रियाकलाप होते हैं जिसमें आप देखोगे कि प्रकृति से जब चीज़ें प्राप्त की जाती हैं यानी नेचर से प्रोडक्ट्स लिया जाता है, जिसमें आप कह सकते हो कि ह्यूमन मेड बहुत ज़ीरो होता है, ज़्यादातर चीज़ें नेचुरली होती हैं। एग्जाम्पल एग्रीकल्चर है, फिशिंग है, माइनिंग है। ये सभी एक्टिविटीज़ जो हैं, ये सभी क्रियाकलाप प्राथमिक क्रियाकलाप में आते हैं। और द्वितीय क्रियाकलाप यानी सेकेंडरी एक्टिविटीज़ प्राइमरी को ही और बेहतर तरीके से बना दिया जाता है। प्राइमरी प्रोडक्ट्स को हम और उपयोगी वस्तुओं में कन्वर्ट कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे चीनी को बनाना, ये एक एग्जाम्पल है जिसके ज़रिए आप देख सकते हो कि सेकेंडरी एक्टिविटीज़ होती है। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में बेसिकली जितने भी इंडस्ट्रीज सेक्टर हैं, जितने भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स हैं, जहाँ पर चीज़ें बनती हैं, उद्योग धंधे, वो सब किस में आते हैं? द्वितीय क्रियाकलाप में आते हैं। क्लियर है? अब बात करते हैं हम कि द्वितीय क्रियाकलाप बेसिकली होता है क्या। सिंपल, प्राथमिक उत्पादों को उपयोगी उत्पादों में परिवर्तित करना, यानी प्राइमरी प्रोडक्ट्स को आप कन्वर्ट करके और यूजफुल प्रोडक्ट बना देते हैं, उसी को कहते हैं हम बेसिकली द्वितीय क्रियाकलाप। क्लियर है भाई? किसी को कुछ पूछना है इसमें? द्वितीय क्रियाकलाप में वर्ड यूज होता है मैन्युफैक्चरिंग यानी विनिर्माण। विनिर्माण जो शब्द है, इसका सिंपल अर्थ होता है हाथ से बनाना। पहले ये वर्ड यूज किया जाता था हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के लिए, हथकरघा उद्योग, जहां हाथ से कपड़े बनाए जाते थे, तो उसके लिए इस वर्ड का यूज पहले होता था। फिर मशीनों से निर्मित वस्तुओं के लिए आज इस वर्ड का यूज होता है मशीनों से बने हुए प्रोडक्ट्स के लिए। कोई भी चीज जो मशीनों से बन रही है या कोई भी चीज जो कन्वर्ट करके इंडस्ट्रीज में बनाई जा रही है, फैक्ट्रियों में बनाई जा रही है, उसे हम कहते हैं द्वितीय क्रियाकलाप या विनिर्माण उद्योग शामिल किया जाता है। विनिर्माण की कुछ विशेषताएं हैं, देखोगे। सबसे पहली विशेषता इसमें कौशल विशिष्टीकरण। कौशल विशिष्टीकरण में क्या होता है कि मैन्युफैक्चरिंग या फैक्ट्रियों में आप देखोगे हर काम जो है उसमें मशीन चलाने वाला एक स्किल्ड लेबर अलग होता है। कौशल का मतलब होता है स्किल्ड और विशिष्टीकरण मतलब स्पेशलाइजेशन। स्किल्ड स्पेशलाइजेशन, इसमें वे लोग काम करते हैं जो स्किल्ड होते हैं पूरी तरीके से। अब भाई कोई कंप्यूटर कढ़ाई वाला मशीन का है, तो कंप्यूटर कढ़ाई का जिसे वो काम आता है, जो उस मशीन को चलाना जानता है, उस स्किल्ड बंदे को इसमें काम पे लगाया जाएगा। अनपढ़ को तो लगा नहीं सकते, या जिसे बिल्कुल कुछ नहीं आता उसे आप लगा दोगे तो आपका सामान खराब हो जाएगा। तो इसमें आप देखते हो कि कौशल विशिष्टीकरण यानी स्किल्ड स्पेशलाइजेशन आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसमें आप देखोगे कि बेसिकली जो बंदा जिस काम के लिए परफेक्ट है उसे वही काम इसमें दिया जाता है ताकि वो इजीली उस काम को हैंडल कर सके। तो इसमें आपको कौशल विशिष्टीकरण देखने को मिलेगा। दूसरा है यांत्रिकरण, मैकेनिज्म, इंग्लिश में बोलते हैं इसे मैकेनिज्म, यानी मशीनों का यूज, नई नई टेक्नोलॉजी का यूज इसमें किया जाता है। पहले आप किसी फैक्ट्री में जाओगे तो आज से 4 साल 5 साल पहले उनके पास अलग तरीके की मशीनें थी, आज के समय में उनके पास अलग तरीके की मशीनें मार्केट में अवेलेबल है। मतलब वक्त के साथ टेक्नोलॉजी बदलती जा रही है और सामान बनाने की जो मशीनें हैं, प्रोडक्ट बनाने की जो मशीनें हैं, वो भी बदल रही है। पहले देखोगे कि जो मशीनें आती थी उसे ऑपरेट करना पड़ता था, बट आज के समय में मशीनें ऑटोमेटिक मशीनों का चलन शुरू हो गया, कंप्यूटराइज मशीनें ज़्यादा हो गई हैं। तो मैकेनिज्म भरपूर होता है विनिर्माण में। तीसरा चीज आप इसमें देखोगे जो है, इसमें अगर हम देखें तो प्रौद्योगिकी नवाचार। प्रौद्योगिकीय नवाचार यानी टेक्नोलॉजी इनोवेशन। टेक्नो इनोवेशन
टेक्नोलॉजी इनोवेशन में क्या है कि इसमें नई नई मशीनों का यूज़ तो हो ही रहा है, साथ ही साथ कुछ नया बनाने की कोशिश हो रही है। अब जैसे एग्जांपल मार्केट में आप देखोगे, एक मोबाइल बनाने वाली कंपनीज हर दूसरे महीने एक नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर रही है। अब वो 48 मेगापिक्सल से हाई पे जा रहे हैं, 4 GB रैम से वो 8 GB रैम पे आ गए, 128 GB पे पहुंच गए हैं। तो आप देखोगे हर रोज़ मोबाइल कंपनीज कुछ नया ला रही है क्योंकि वो इनोवेशन कर रही हैं। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। जब तक ज़रूरत नहीं है तब तक किसी चीज़ का आविष्कार नहीं होता, डिस्कवर नहीं होता, इनोवेशन नहीं होता। यानी जब तक आपकी ज़रूरतें बढ़ती जा रही हैं, और ज़रूरतें जब बढ़ेंगी तो नई नई चीज़ें देखोगे डिस्कवर होंगी, इनोवेशन होगा। हर बड़ा ब्रांड ये कोशिश में है कि वो मार्केट में कुछ नया लेकर आए। नया लाने से उसको फ़ायदा है, उसका नाम होगा, ब्रांड का नाम होगा, मार्केट में उसकी एक पहचान बनेगी, उसके प्रोडक्ट को लोग ज़्यादा खरीदेंगे, सेल करेंगे, बाय करेंगे। तो इस वजह से वो देखोगे नई नई चीज़ें मार्केट में उतार रहे हैं हर रोज़। कभी 3G का ज़माना था, 4G आया, अब 5G कंपनीज ला रही हैं, और 1-1.5 साल बाद 5G भी लोअर हो जाएगा, फिर और कुछ नया आएगा मार्केट में। तो हर रोज़ कंपनी कुछ नया इनोवेट कर रही है, नया बनाने के काम में है। तो आप देखोगे बेसिकली कि मैन्युफैक्चरिंग का ये सबसे बेहतर चीज़ है कि ये सारी चीज़ें आपको इसमें पाई जाएंगी। इसमें पैसा बहुत लगता है, यहाँ छोटी मोटी कंपनीज की बात नहीं हो रही है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कई 100 एकड़ में एक बड़ी कंपनी होती है, रिलायंस कंपनी, टाटा, इसके अलावा स्टील कंपनीज जितनी है बड़ी बड़ी, मोबाइल की जितनी ब्रांडेड कंपनीज हैं, ये सब बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। इन्हें पैसा बहुत लगता है, लेबर भी बहुत चाहिए इसमें, ये सब चीज़ें बड़े लेवल पे होती हैं, ये दिमाग में बिठा लेना। इसके अलावा उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारक, इंडस्ट्रीज को कौन कौन सी चीज़ें इफेक्ट कर रही हैं। यानी अगर किसी फैक्ट्री को लगाना है तो कौन कौन से फैक्टर डिटर्मिनेट्स करते हैं या कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। कोई भी फैक्ट्री लगाने से पहले वो सबसे पहले क्या चेक करता है, वो चेक करता है भाई कच्चे माल की उपलब्धता, यानी रॉ मटेरियल्स। कोई भी फैक्ट्री अगर कहीं लगाई जाती है या उद्योग धंधा सेटअप किया जाता है तो पहली कोशिश यही रहती है कि ये चेक किया जाए कि भाई वहाँ आसपास क्या होना चाहिए, रॉ मटेरियल्स होना चाहिए। अब भाई चीनी की फैक्ट्री अगर लगेगी तो सबसे पहले वो वहाँ लगेगी जहाँ पे गन्ने की खेती होती होगी, क्योंकि गन्ना उसके लिए रॉ मटेरियल है। तो रॉ मटेरियल सबसे पहली चीज है। दूसरी चीज जो है बाजार की उपलब्धता, अवेलेबिलिटी ऑफ मार्केट। मार्केट आसपास कम से कम होना चाहिए, या फिर ज़्यादा दूरी पर भी ना हो, ज़्यादा डिस्टेंस पे ना हो। क्यों? क्योंकि सामान को, जो माल तैयार हो गया है फैक्ट्री में या उद्योग में, उसे मार्केट तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी चीज़ है। मार्केट में जाके उसे बेचना होता है। तो सबसे पहले फैक्ट्री रॉ मटेरियल्स देखती है, मार्केट देखती है, और आधारभूत संरचनाएं यानी इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या है? रोड, रेलवे, बिजली, पानी, ये सब फैसिलिटीज उस एरिया में होनी चाहिए। अगर ये सब फैसिलिटीज है तो वहां पे फैक्ट्री सेटअप होगी, क्योंकि फिर फैक्ट्री को रोड, रेलवे की कनेक्टिविटी से माल लाने ले जाने में दिक्कत नहीं होगी, आसानी रहेगी। इसके अलावा बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, पावर सप्लाई चाहिए, या तो वहाँ कोयला अवेलेबल हो या फिर पावर, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए। ये सब चीज़ें बड़े लेवल पे मायने रखती है किसी फैक्ट्री के सेटअप के लिए, ये हमेशा ध्यान रखना। इसके अलावा सस्ता श्रम यानी चीप लेबर। चीप लेबर, अगर लेबर सस्ती है तो फैक्ट्री सेटअप्स ज़्यादा होंगे वहाँ पे। चाइना में कंपनीज ज़्यादातर वर्क कर रही हैं, ज़्यादातर प्रोडक्ट चाइना में ही बनते हैं। उसकी बड़ी वजह है वहाँ पर क्या है, लेबर जो है वो सस्ती है, और वहाँ पर सामान बनाने पे खर्चा कम आता है। किसी भी प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग पे खर्चा बहुत ही कम है, इसीलिए बड़ी बड़ी कंपनीज वहाँ पे अपना सेटअप रखती हैं और वहाँ पे सामान बना के दुनिया के दूसरे देशों में ले आके सामान को सप्लाई करते हैं, बेचती हैं।
तो ये सब चीज़ें मायने रखती है, आप देखोगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो उद्योगों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। उद्योगों को बांटा गया है, सबसे पहले कुटीर उद्योग, दूसरा लघु उद्योग, तीसरा बड़े पैमाने के उद्योग। ये जो क्लासिफिकेशन है, ये जो वर्गीकरण है, ये किया गया है साइज के आधार पे, बेस्ड ऑन साइज, फैक्ट्री के साइज के आधार पे, जिसमें सबसे पहला आपका कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग क्या होता है? छोटे लेवल का, जब कोई व्यक्ति या उसके परिवार के लोग घर में ही सामान बनाते हैं और मोस्टली उसका ज़्यादातर यूज़ खुद ही करते हैं या फिर मार्केट में बहुत कम ही ले आकर बिकते हैं। इसके अलावा लघु उद्योग, इसमें क्या आता है देखोगे, इस उद्योग में एक कमरे या 2 कमरे की फैक्ट्री होती है। बेसिकली 2-4 मशीनें रख लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली, जैसे कंप्यूटर का सिलाई मशीनें वगैरह जो सेटअप किया जाता है, ये लघु उद्योग है। इसमें ज़्यादा लेबर नहीं चाहिए, ज़्यादा मशीनें की आवश्यकता नहीं होती। इसमें कच्चा माल, रॉ मटेरियल्स लोकल एरिया से मिल जाता है और बना हुआ माल आसपास के एरिया में जाकर बिक जाता है। बड़े पैमाने के उद्योग होते हैं, हाई लेवल इंडस्ट्रीज होती हैं, जहां पर सामान बड़े लेवल पे बनता है। कई 100 एकड़ में फैक्ट्री सेटअप होती है, जैसे हीरो होंडा की कंपनीज है, या इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज है, टाटा स्टील इंडस्ट्रीज है। ये सब बड़े लेवल की इंडस्ट्रीज है, जहां एक साथ हजारों मजदूर एक साथ कार्य करते हैं। बड़े लेवल की मशीनों की जरूरत होती है, हाई लेवल का पैसा चाहिए, पूंजी चाहिए, ये सब चीजें बड़े लेवल पे चाहिए। तो ये फैक्ट्रीज हैं इस लेवल की। इसके अलावा एक और क्लासिफिकेशन है स्वामित्व के आधार पर, यानी ऑनरशिप के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर बात करें तो सबसे पहला है, 3 तरीके की इंडस्ट्रीज इसमें भी आती है। निजी, प्राइवेट, ऑनरशिप, मालिकाना हक के आधार पर। वो फैक्ट्री या वो इंडस्ट्रीज जो पूरी तरीके से प्राइवेट हो और उसमें केवल 1 या 2-3 व्यक्तियों का अपना ज़्यादातर शेयर हो, हिस्सेदारी ज़्यादा हो। एग्जाम्पल, रिलायंस इंडस्ट्रीज बड़े लेवल की इंडस्ट्रीज है, प्राइवेट है, मुकेश अंबानी की कंपनी है, बड़े लेवल की, निजी हो गया। सार्वजनिक, वो कंपनी जिसका संचालन या जिसको गवर्नमेंट चलाती है, ऐसी फैक्ट्रीज इंडियन रेलवे भी है, जिसका पूरा काम इंडियन गवर्नमेंट कर रही है। पोस्ट ऑफिस इंडियन गवर्नमेंट चला रही है। इसके अलावा ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडियन गवर्नमेंट चला रही है। ऐसी बहुत सारी फैक्ट्री इंडस्ट्रीज हैं जिसको गवर्नमेंट चलाती है या जिसमें ज़्यादातर हिस्सेदारी शेयर्स गवर्नमेंट के हाथ में होती है। और संयुक्त, जिसमें निजी और सार्वजनिक दोनों का मिक्सअप होता है। ऐसी कंपनीज जिसमें प्राइवेट और सरकारी दोनों का मिक्सअप होता है, दोनों मिलकर काम करती हैं, चलाती हैं। तो इस तरीके से फैक्ट्रीज से इंडस्ट्रीज हैं। इसके अलावा अगर इस चैप्टर में हम बात करें तो एक टॉपिक आता है इसमें, प्रौद्योगिकी ध्रुव, टेक्नोपोल्स। ये इसका मतलब यह है कि कोई भी कंट्री अपने यहां टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए किसी एरिया को सेटअप करती है, कोई क्षेत्र बनाती है। जैसे चाइना में स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र, टेक्नो पार्क, टेक्नोलॉजिकल पार्क, प्रौद्योगिकी पार्क। हमारे यहाँ ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम, बेंगलोर जैसे एरियाज इसी के तहत डेवलप किए गए हैं। ये सब प्रौद्योगिकी ध्रुव में आते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारा काम किसके बिहाफ पर होगा? टेक्नोलॉजी के बेस पर होगा। वहाँ जहाँ पे सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी बिहाफ पर हो या टेक्नोलॉजी उस एरिया को चला रही हो, सिंपल शब्दों में कहें तो वहाँ पे नई नई इनोवेशन होती है, नई नई चीज़ें बनती हैं, नई नई मशीनें बनाई जाती हैं। ये सब यहाँ पर होता है टेक्नो पार्क, प्रौद्योगिकी ध्रुव में। एक है परंपरागत बड़े पैमाने के उद्योग। बड़े परंपरागत होता है ट्रेडिशनल, जो सदियों से चले आ रहे हैं, जो लंबे समय से चले आ रहे हैं। ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं हमारे देश में जो लंबे समय से चल रही हैं। और बेसिकली ऐसी इंडस्ट्रीज की बात करें, इनमें कोयला बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इन फैक्ट्रीज इनकी मशीनों को चलाने के लिए कोयला यूज़ ज़्यादा किया जाता है।
कोयला एनर्जी देता है, हीट देता है, जिससे इनकी मशीनें चलती हैं। इसीलिए इन्हें धुएं की चिमनी वाला उद्योग भी कहते हैं, ध्यान रखना। तो धुएं की चिमनी वाला उद्योग क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें कोयला यूज होने पर बहुत सा धुआं रिलीज करता है, कार्बन रिलीज करता है, और बड़े बड़े बॉयलर्स होते हैं फैक्ट्रियों में, उन बॉयलर्स के जरिए उन धुओं को जब बाहर निकलता है तो इसीलिए इन्हें कहा जाता है धुएं की चिमनी वाला उद्योग। ये दिमाग में बैठा, ये बड़े बड़े होते हैं। अक्सर आप कहीं जा रहे हो तो देखोगे बहुत बड़ी फैक्ट्री है, तो वहां से चिमनी से धुआं निकल रहा होता है, ठीक है ना, धुआं निकल रहा होता है, ब्लैक पूरी तरीके से कार्बन निकल रहा होता है। तो ऐसी फैक्ट्री को हमने नाम दिया है परंपरागत बड़े पैमाने के उद्योग या धुएं की चिमनी वाला उद्योग। क्लियर है डाउट यहां तक? ठीक। ऐसा ही एक इलाका है, अगर हम बात करें, ऐसा ही एक इलाका एग्जांपल के लिए जर्मनी का रूहर क्षेत्र। ये एरिया कभी अपने बड़े लेवल की इंडस्ट्रीज के लिए फेमस था। ये एरिया देखोगे कभी अपनी इंडस्ट्रीज के लिए फेमस था, जर्मनी का रूहर क्षेत्र। ये एरिया, यहां पे कोयले का अच्छा खासा भंडार था, स्टॉक था, तो यहां पर ज्यादातर फैक्ट्री सेटअप हुई और उन्होंने कोयले का बहुत यूज किया, भरपूर। आज आलम यह है कि वहां पे कोयला खत्म हो गया या बिल्कुल कम होता चला गया, जिसकी वजह से अब वहां पे इंडस्ट्रीज भी कम होती चली गई हैं। वरना कभी कहा जाता था कि ये एरिया कह लो धुएं को पैदा करता है, कोयले के धुएं को बेहिसाब रिलीज करते थे यहाँ पे। ये एरिया कभी जाना जाता था, जर्मनी का रूहर क्षेत्र जो सबसे फेमस था। इसके अलावा अगर हम बात करें प्रौद्योगिकी पार्क, मैंने आपको बताया था अभी प्रौद्योगिकी पार्क, टेक्नो पार्क्स, वो एरिया जो केवल टेक्नोलॉजी के हिसाब से बनाया जाता है। दुनिया में एक ऐसा इलाका है सिलिकॉन वैली, पूरा टेक्नोलॉजी बेस्ड एरिया है। यहाँ पे हाई लेवल की टेक्नोलॉजी सारी पाई जाती हैं, ज़्यादातर मशीनों का। आपने अक्सर हॉलीवुड फिल्में जो देखी हैं उसमें आप देखते हो कितने हाई लेवल की टेक्नोलॉजीज वो लोग दिखा देते हैं, जो शायद दुनिया में है भी नहीं। हो सकता है कि अभी नहीं है, फ्यूचर में बने, लेकिन उसमें से बहुत सारी चीज़ें हैं और डेवलप्ड कंट्रीज यूज़ कर रही हैं ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज़। ये हमेशा ध्यान रखना, टेक्नोलॉजी में हम पीछे हैं बट वो नहीं, वो टेक्नोलॉजीज में काफ़ी आगे हैं, आप देखोगे। और हमारे यहाँ भी धीरे धीरे डेवलप्ड की जा रही हैं, बनाई जा रही हैं। तो ये चीज़ें हैं। अगर हम बात करें तो देखोगे सिलिकॉन वैली एक ऐसा एरिया है जहाँ पर टेक्नोलॉजी बेस्ड डेवलपमेंट है, या सिटी कहा जाता है टेक्नो का। लोहा इस्पात उद्योग, आयरन स्टील इंडस्ट्रीज, ये बेसिक इंडस्ट्रीज है, आधारभूत। दुनिया की हर बड़ी फैक्ट्री किस पे निर्भर है? लोहा इस्पात इंडस्ट्रीज पे। अगर ये इंडस्ट्रीज ना हो, ये फैक्ट्री ना हो, तो दुनिया में कोई इंडस्ट्रीज ना हो। क्योंकि जब तक स्टील नहीं बनेगा, जब तक आयरन मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगा, तब तक कोई मशीन ही नहीं बनेगी, और जब तक मशीन नहीं बनेगी तो बाकी इंडस्ट्रीज रन नहीं करेगी, ठीक है ना। और इसका बेस्ट एग्जांपल है पीटर्सबर्ग। पीटर्सबर्ग को जंग का कटोरा कहते हैं। आयरन, लोहा, जंग लगता है, इसीलिए इस एरिया को जंग का कटोरा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पे बेहिसाब आयरन स्टील मैन्युफैक्चरिंग होती है और होती थी। अब ये भी एरिया धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अब इसमें अगर हम बात करें, दुनिया की बहुत सारी कंट्रीज है, इंडिया में भी काफ़ी तेज़ी से आयरन स्टील प्रोडक्शन हाई लेवल पे है, उसका यूज़ हो रहा है। ये सब चीज़ें हैं, आप देखोगे। पीटर्सबर्ग की बात करें तो पीटर्सबर्ग ये जगह कहाँ पर है? तो ध्यान रखना, ये जगह अमेरिका में है, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। और ये सब चीज़ें हैं इस चैप्टर में। लास्ट टॉपिक है हमारा सूती वस्त्र उद्योग, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। इसके 3 एरिया हैं, 3 क्षेत्र हैं, हथकरघा, बिजली करघा और कारखाने। सूती कपड़े जो पहले बनाए जाते थे वो हथकरघा यानी चरखे से बनाए जाते थे, चरखे का यूज होता था। और चरखा हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में भी प्रतीक रहा है, गांधी जी द्वारा इसका प्रयोग बड़े लेवल पे किया गया है। बिजली करघा, अब यही करघा किससे चलने लग गया?
बिजली से, इलेक्ट्रिसिटी से, तो इसे नाम दे दिया गया बिजली करधा। और कारखाने जहाँ पे मशीनों से सूती वस्त्र बनाई जाती हैं, सूरत, अहमदाबाद जैसे क्षेत्र इसके बड़े लेवल के इंडस्ट्रीज हैं। तो ये चीज़ें, और इसमें जो देश अव्वल पे है, नंबर 1 पाकिस्तान, फिर भारत। और अब वर्तमान स्थिति ये कह रही है कि भारत तेजी से टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में नंबर 1 पे है, यानी सूती वस्त्र उद्योग काफ़ी बड़े लेवल या बड़े पैमाने के भारत में पैदा हो रहे हैं, उत्पादन प्रोडक्शन हो रहा है। जाहिर सी बात है, जहाँ कपास की खेती अच्छी होगी वहीं पर सूती वस्त्र उद्योग फलेगा फूलेगा। पहले पाकिस्तान था इसमें, वर्तमान में भारत है। और भी देश है, चाइना वगैरह देशों में भी सूती वस्त्र उद्योग बनते हैं, बट इतने नहीं। भारत अकेला विश्व का 50% कपड़ा पैदा करता है। ये चीज़ें, तो ये था आपका चैप्टर। और किसी को कुछ डाउट है तो पूछो। इसमें क्वालिटी भी होती है कपड़े की? हाँ, कपड़े की क्वालिटीज होती हैं, और रेशम है, मलमल है, जरी का कपड़ा है, साटन है, कॉटन है, बहुत सारी चीज़ें। और भैया वो मैंने किताब में देखा कि पांच देशों के नाम थे इसमें। हाँ, कौन कौन से? एक तो संयुक्त राज्य अमेरिका था, हम्म। चाइना, उज्बेकिस्तान और एक पाकिस्तान, भारत। और एक भारत। डाटा पुराना है। पुराना। देखो, ये चैप्टर तो यहाँ क्लियर होता है आप लोगों का। तो चैप्टर को और अच्छे से बेहतर तरीके से करके आना है, पढ़ के आना है। और एक चीज़ दिमाग में बिठा लेना, चाहे लॉकडाउन हो या ना हो, क्लास चलती रहनी चाहिए। वजह देखो, पढ़ाई का नुकसान करके आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी ना मारे, ठीक है ना। बेशक सरकार आपके एजुकेशन डिपार्टमेंट को बंद करके बैठी है, अपनी रैलियां चला रही है, जो भी चीज़ें हैं वो तो चाहते नहीं है कि खैर आप लोग पढ़ो, नहीं हकीकत है, क्योंकि इससे नुकसान आप ही का होगा। सीबीएसई बोर्ड कल को अगर एग्ज़ाम ले लेता है, कल के हालात 1-2 महीने बाद सुधर जाते हैं, तो प्रॉब्लम आप लोग के लिए क्रिएट होगी। और वैसे भी अगर एक अनुमान लगाया जाए तो इलेक्शन की डेट 14 फरवरी से 10 मार्च के बीच में है, तो यानी 10 मार्च तक तो लॉकडाउन लगेगा नहीं, ये तो भूल जाओ। यानी सीबीएसई बोर्ड भी यही कोशिश करेगा कि 10 मार्च तक एग्जाम ले लिए जाए, निपटा लिए जाए। तो ये दिमाग में बिठा लेना, ठीक है। तो अपने बोर्ड की तैयारी पे ज़्यादा फोकस करो। आ रही है बात समझ में भाई? आज की क्लास यही खत्म करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी क्लास। कमेंट करके ज़रूर बताएं।